उत्तर प्रदेश एक नई खोज के आज के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे महाभारत काल से लेकर ब्रिटिश हुकूमत के गवाह रहे चुनारगढ़ किले के बारे में। वही चुनारगढ़ जो देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित उपन्यास चंद्रकांता और दूरदर्शन पर प्रसारित सीरियल चंद्रकांता का केंद्र बिंदु हुआ करता था। चुनारगढ़ किला उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले में चुनार नामक एक प्राचीन शहर में स्थित है। मिर्जापुर एवं बनारस के मध्य में यह पड़ता है। इस किले पर चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान, सूर वंश के शेरशाह सूरी, मुगल वंश के बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब सहित कलिंजर के मराठा एवं काशी नरेश चैत सिंह समेत लगभग 18 शासकों ने राज किया। और आज भी ऐसा माना जाता है कि इन राजाओं की खजाने इसी किले के अंदर कहीं ना कहीं गड़े हुए हैं। गौरवशाली इतिहास को अपने आगोश में सजोए हुए ये चुनारगढ़ का किला गंगा नदी के तट पर कैमूर पर्वतमाला के नजदीक पहाड़ी पर स्थित है, जो किसी जमाने में विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा हुआ करता था। यह किला न केवल शासकों के लिए हमेशा से ही एक रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण माना जाता रहा है, बल्कि यहां शासन करने वाले प्रत्येक राजा के लिए इस किले को जीतना उसकी शान का प्रतीक भी माना जाता था। चुनार न केवल इस किले के लिए बल्कि अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए भी प्रसिद्ध है। खासतौर पर यहां बनाई गई मूर्तियां, खिलौने, कप और प्लेट के लिए, जो यहां से पूरे देश में भेजे जाते हैं। चुनार किले के अंदर ही विजयगढ़ और नौगढ़ तक जाने के लिए खुफिया सुरंगों का भी निर्माण करवाया गया था। यहीं पर वर्ष 1333 में नेपाल नरेश संदेव ने विशेष रूप से अपनी बेटी की शादी के लिए सोनवा मंडप बनवाया था। लेकिन आश्चर्यजनक बात तो यह है कि यहां कभी भी कोई शादी ही नहीं करवाई गई। बताया जाता है इस इमारत के बाहर बेशकीमती हीरे जवाहरात जड़े रहते थे, जिन्हें अंग्रेजों के द्वारा निकाल लिया गया था। किले के परिसर में ही एक 200 फीट गहरा कुआं भी मौजूद है, जिसकी दीवारों पर किसी प्राचीन लिपि के चिन्ह पाए गए हैं, जो इस कुएं को और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाते हैं। साथ ही यहां पर एक बहुत पुरानी धूप घड़ी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जिसका उपयोग करके आज भी समय देखा जा सकता है। दरअसल जब आप इस किले पर चढ़ना शुरू करते हैं तो दाईं ओर में किले की दीवार और बाईं ओर में गंगा नदी के खूबसूरत नज़ारे देखने ही बनते हैं। और जब आप चुनारगढ़ किले पर पहुंचते हैं तो जिस गेट से आज इसमें प्रवेश करते हैं उससे नहीं, बल्कि किसी जमाने में इसके दाईं ओर बने हुए गेट से प्रवेश किया जाता था, जिसे अब बहरहाल बंद कर दिया गया है, जिस पर मुगल बादशाह अकबर के समय के कुछ शिलालेख भी दिखाई देते हैं, जिसमें 1586 में अकबर के यहां होने का जिक्र किया गया है। चुनार की अगर हम बात करते हैं तो यह काफी लंबे समय तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। और चूंकि यहां पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का भर्ती ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है और इसीलिए यहीं पर भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार भी रखा जाता है, इसलिए नक्सलियों की नजरें हमेशा इस क्षेत्र पर टिकी रहती थी। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कई साल पहले सुरक्षा के दृष्टिकोण यहां पर पुलिस कैंप लगा दिया था। किले के दूसरे द्वार के दोनों तरफ में पिलर्स बने हुए हैं, जिनके अंदर जो खाली जगह है वहीं पर खड़े होकर सैनिक के किले की निगरानी किया करते थे। इस गेट से आगे बढ़ने पर दाएं ओर में कुछ इमारतें आपको देखने को मिलेंगी। यहां जमीन पर आप देखेंगे कि सीढ़ियों के साथ साथ कुछ ग्रिप बनी हुई है, और इसी से मिलती जुलती ग्रिप्स आपको आगरा और बीकानेर के किले में भी मिल जाएंगे, जिनको बनाने का पीछे का मुख्य कारण यह होता था कि जब राजा महाराजाओं और सैनिकों के हाथी घोड़े यहां पर चढ़े तो उनको जमीन पर
पकड़ बनाने में कोई कठिनाई ना हो और वे आसानी से ऊपर की ओर चढ़ सके। वैसे तो यह किला बहुत ही प्राचीन है, लेकिन चंद्रकांता की कहानी के अनुसार इसी चुनारगढ़ के किले में यहाँ के राजा शिवदत्त ने विजयगढ़ की महारानी चंद्रकांता को एक तिलिस्म में कैद करके रखा था, जिन्हें बाद में नौगढ़ के राजकुमार कुंवर वीरेंद्र सिंह ने अय्यारों की मदद से तिलिस्म को तोड़कर यहां से बचाकर ले गए थे। अब चुनार के स्थानीय बुजुर्गों की अगर हम बात करें तो जब भी चुनार में भयंकर बाढ़ आया करती थी तो लोग इसी किले में शरण लिया करते थे, क्योंकि यह किला काफी ऊंचाई पर बना हुआ है। और एक खास बात यह है कि यह गंगा से सटे होने के कारण गंगा का पानी किले से टकराकर उत्तर की ओर चला जाता है, जिसके बाद गंगा सीधे काशी की ओर चली जाती है। चुनार में ही जन्मे प्रसिद्ध साहित्यकार कवि पांडे बेचन शर्मा उग्र के अनुसार अगर हम बात करें तो इस चुनार के तार महाभारत काल में भी जुड़े हैं और उनके अनुसार मगध सम्राट जरासंध चुनार किले का उपयोग अपने शत्रुओं को बंदी बनाने के लिए किया करते थे। इस किले के चारों ओर में आपको 10 से 12 फीट ऊंची सुरक्षा दीवार दिखाई देगी, जो यही के बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन से बनाई गई है, जो कि मौर्यकाल से ही इस्तेमाल किया जाता रहा है। किले की दीवार और इसकी सुरक्षा दीवार के बीच में एक खाई भी बनाई गई है, जिसमें पानी भर के मगरमच्छ वगैरह छोड़ दिए जाते थे, जिससे कि यदि कोई शत्रु यहां आक्रमण करने की कोशिश करे तो उसको पहले इस खाई से होकर के गुजरना पड़े। और इसी तरह की खाई आपको झांसी के किले और आगरा के किले में भी देखने को मिलती है। चुनारगढ़ का यह किला काफी रहस्यमयी और तिलिस्मी है, और रहस्यमयी और तिलिस्मी किलों में सांपों की मौजूदगी कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। यदि दूर से हम देखते हैं तो यह किला दिमाग में एक अजीब सा कौतूहल पैदा करता है, और यहां आने वाले बहुत से लोग इस बात से आज भी अनभिज्ञ हैं कि इस किले के कुछ हिस्से में भयंकर सांपों का बसेरा है। साथ ही इस किले में सुरंग और गहरे खानों का एक जाल सा बिछा हुआ हमें देखने को मिलता है, जो किसी भी व्यक्ति के मन में यह कौतूहल पैदा करता है कि किले के नीचे बंद तहखानों में आखिर है क्या। यहां पर कुछ गुप्त सुरंगें ऐसी भी बनाई गई हैं जो इस किले को नौगढ़ और विजयगढ़ के किलों के बीच जोड़ने का काम करती है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर इन सुरंगों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। किले में प्रवेश करने के बाद बाईं ओर आपको कुछ कक्ष दिखाई देंगे, जो किसी जमाने में सैनिकों के आवास के रूप में उपयोग में लाए जाते थे। इन कक्षों की बनावट काफी सुंदर है, लेकिन ब्रिटिश शासनकाल के दौरान वारेन हेस्टिंग्स ने इन कक्षों का इस्तेमाल जेल के रूप में यानी कि कारागार के रूप में किया है, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करके रखा जाता था। इन कक्षों के बाहर की तरफ उभरे हुए प्लेटफॉर्म हैं, जिन पर नीचे जाती हुई कुछ सीढ़ियां आपको दिखाई देंगी, जो यहां किसी जमाने में काल कोठरी में जाया करती थी। जिन लोगों को उस जमाने में मृत्युदंड यानी कि कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता था, उनको कुछ समय के लिए पहले इन काल कोठरियों में बंद करके अलग से रखा जाता था। यहीं पर आपको कुछ गोल गोल से छेद भी नजर आएंगे, जो इन काल कोठरियों में पर्याप्त मात्रा में रोशनी, ऑक्सीजन और भोजन पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन बाद में देख रेख के अभाव में इनमें हजारों की मात्रा में चमगादड़ों ने अपना घर बना लिया, और फिर इसी वजह से इनको स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। महाभारत काल के बाद भी इस जगह पर अलग अलग समय में बहुत से शासकों ने राज किया, और उनमें से एक थे उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य, जिनके बड़े भाई राजा भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। और उनसे ज्ञान लेने के बाद यही वे चुनारगढ़ आ गए, और उस समय इस स्थान पर घना जंगल हुआ करता था, और यहाँ पर हिंसक किस्म के कई जंगली जानवर निवास किया करते थे। तो चुनारगढ़ आने के बाद राजा भर्तृहरि ने राजपाट त्याग कर पूर्ण रूप से संन्यास ले लिया और यहीं पर तपस्या करने लगे।
और इसी चीज को देखते हुए सम्राट विक्रमादित्य ने योगीराज भर्तरी की जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए 56 ईसा पूर्व यहीं पर चुनार किले का निर्माण करवाया था और इसी किले में योगीराज भर्तरी ने समाधि ली थी और आज भी इनकी समाधि मंदिर के रूप में यहां मौजूद है। यह समाधि मंदिर भी अपने आप में काफी रहस्यमयी है। इस समाधि स्थल ने मुगल बादशाह औरंगजेब को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था। दरअसल कहा जाता है कि मुगल बादशाह काफी कट्टर था और जब भी वह किसी कब्र, मजार या समाधि स्थल पर जाता था तो वहां आवाज लगाया करता था और जिस कब्र, मजार या समाधि स्थल से उसकी आवाज के जवाब में आवाज नहीं आया करती थी तो वह उन मजारों, कब्रों और समाधियों को उखड़वा कर फेंकवा दिया करता था। ऐसी ही मान्यता मुस्लिम सुन्नी समुदाय में भी है। दरअसल औरंगजेब ने अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार के साथ भी यही किया था। औरंगजेब ने जब आवाज लगाई तो उसकी आवाज के जवाब में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार से भी आवाज आई और यदि ऐसा ना हुआ होता तो शायद औरंगजेब ने उनकी मजार को भी उखड़वा करके फेंकवा देना था। बहरहाल जब मुगल बादशाह औरंगजेब योगीराज भर्तरी की समाधि पर आए, यहां पर उन्होंने कहा कि अगर इस समाधि के अंदर से कोई आवाज निकलती है तब मैं मानूंगा कि समाधि में कोई शक्ति है और अगर कोई भी आवाज नहीं निकलती है तो मैं उसको तोड़वाकर यहां पर एक मस्जिद बनवा दूंगा। इसके बाद औरंगजेब ने मंदिर के पूरे भाग को तोड़वा दिया, लेकिन जब उन्होंने राजा भर्तरीनाथ जी की समाधि को तोड़वाना चाहा तो वहां से लाखों संख्या में काले भंवरे निकलने लगे। इसके बाद औरंगजेब ने वहां पर गर्म तेल डालना शुरू कर दिया जिससे समाधि के सारे भंवरे मर जाएं, लेकिन भंवरों की संख्या और बढ़ती चली गई, जिसे देखकर औरंगजेब ये समझ गए कि समाधि में कोई तो शक्ति मौजूद है। और फिर उसके बाद औरंगजेब ने यही समाधि की सुरक्षा के लिए 4 स्तंभों का निर्माण करवाया जो आज भी यहां इस समाधि मंदिर पर मौजूद है। और ऐसी मान्यता है कि समाधि पर आप कोई मन्नत मांगते हैं और आप में श्रद्धा भाव है और आप उसी प्रेम से समाधि के पास मौजूद कुंड में कच्चा तेल डालेंगे तो कुंड भर जाएगा और यदि आपके मन में छल है तो कुंड नहीं भरेगा। और ऐसा माना जाता है कि योगीराज भर्तरी की आत्मा आज भी यहीं पर इस पर्वत पर विराजमान है। दरअसल आलाखंड के अनुसार राजा संदेव ने चुनार को अपनी राजधानी बनाने के पश्चात यही विंध्य पर्वत पर नैना योगिनी जी की एक प्रतिमा स्थापित करवाई थी, जिसके कारण इस किले को नैनागढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है। गजेटियर की अगर हम बात करते हैं तो उसके अनुसार नेपाल के राजा संदेव की बेटी का नाम सोनवा था, जो कि बेहद खूबसूरत थी, जिसकी शादी राजा किसी ऐसे बहादुर से करना चाहते थे जो उनको हराने की क्षमता रखता हो। तो कुल मिलाकर के 52 राजाओं ने यह प्रयास किया और वे सभी अपनी कोशिश में विफल हो गए, जिसके बाद सभी 52 राजाओं के सर काट दिए गए और फिर राजा संदेव ने अपनी जीत के उपलक्ष्य में यहां 52 खंभों की छतरी बनवाई, जिसे सोनवा मंडप कहा जाता है। राजा ने इसे खास तौर पर अपनी बेटी की शादी के लिए बनवाया था, पर आश्चर्य की बात है कि इस मंडप में कभी भी कोई भी शादी नहीं हुई, क्योंकि राजा की बेटी सोनवा की शादी होने से पहले ही महोबा के राजा आल्हा ने उनका अपहरण करके उन्हें महोबा ले गए थे। लेकिन बाद में दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया और दोनों ने शादी करके खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। सोनवा मंडप में हिंदू वास्तुकला का इस्तेमाल काफी खूबसूरती से किया गया है। साथ ही यहां की गई नक्काशी में पहले हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, जिन्हें अंग्रेजों ने अपने शासनकाल के दौरान यहां से निकलवा लिया था। सोनवा मंडप के नीचे भी कई रहस्यमयी और तिलिस्मी तहखाना हमें देखने को मिलता है, जिसमें हर वक्त अंधेरा रहता है, जिसमें आने जाने के लिए चारों दिशाओं में एक एक दरवाजा भी बनाया गया है। तो कुल मिलाकर के यहां पर 4 दरवाजे आपको दिखाई देंगे और इसके बाहर में आपको एक तरफ में 7 स्तंभ भी दिखाई देंगे। तो चारों तरफ को मिलाकर के ऐसे 28 स्तंभ यहां पर बनाए गए हैं।
लगभग 700 साल पुरानी इस इमारत की अगर हम बात करें तो इस किले की सबसे खूबसूरत इमारत यह मानी जाती है और सन 1529 में यहां पर मुगल बादशाह बाबर ने कब्जा कर लिया। लेकिन आक्रमण के दौरान उसके बहुत से सैनिक भी मारे जाते हैं और 1532 में शेरशाह सूरी ने इस किले को जीतने और चुनार में अपनी अच्छी छवि को प्रदर्शित करने के लिए यहां पर 2 विधवा महिलाओं से रणनीतिक तौर पर शादियां भी की थी। लेकिन यह चुनार का किला शेरशाह सूरी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने अपने हरम और खजाने को रोहतास शिफ्ट कर दिया था। कुछ समय पश्चात 1537 में हुमायूं ने आगरा से चुनार आने का फैसला किया और 4 महीने तक घेराबंदी करके उन्होंने यहां पर लगातार कई बार आक्रमण किया और फिर शेरशाह की कमजोर स्थिति को देखते हुए हुमायूं ने उसके आगे प्रस्ताव रखा कि वो चुनार और जौनपुर पर अपना अधिकार नहीं जमाएगा, जिसके बदले में शेरशाह को बंगाल पर से अपना अधिकार छोड़ना होगा। साथ ही हुमायूं अपनी बहुमूल्य छतरी, सिंहासन और खजाना भी शेरशाह से वापस चाहता है। शेरशाह को मुगल साम्राज्य के संरक्षण के अधीन रहना होगा, यह बात भी हुमायूं ने प्रस्ताव में कही। शेरशाह के पास चूंकि उस समय अपनी इस कमजोर स्थिति के कारण कोई और विकल्प नहीं था, तो इसलिए शेरशाह ने हुमायूं के मर्जी के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन कुछ समय बाद चुनार के किले पर शेरशाह ने फिर से कब्जा कर लिया था, जब हुमायूं बंगाल की तरफ बढ़ चला था। 1545 में शेर खान यानी कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई और फिर 1553 तक यहां उनके बेटे इस्लाम शाह के नियंत्रण में था। सूरवंश के अंतिम शासक आदिल शाह सूरी थे, जिन्होंने 1556 तक इस किले की बागडोर हेमू यानी कि राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य के हाथ में सौंप दी थी। साल 1557 में आदिल शाह की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद मुगलों ने एक बार फिर से इस किले को हासिल कर लिया। 1575 में जब यहां मुगल बादशाह अकबर शिकार करने के लिए आए, तो यहां से गंगा नदी में होने वाली गतिविधियों के साथ ही साथ पूर्वी भारत में प्रवेश करने वालों की निगरानी के लिए यह जगह उन्हें रणनीतिक तौर पर काफी पसंद आई। जहांगीर के समय में इफ्तिखार खान और औरंगजेब के समय में मिर्जा बरहम खान को यहां का गवर्नर बनाया गया। उस वक्त मराठों ने कलिंजर की घुड़सवार सेना का उपयोग बनारस सूबे से चौथ वसूल के लिए किया था। दरअसल 17वीं और 18वीं शताब्दी में 1/4 राजस्व यानी कि 1/4 रेवेन्यू को जब किसी प्रजा से वसूला जाता था, तब उसी को चौथ कहा जाता था। तो तब यह सूबा चुनार तक फैला हुआ था। सन 1764 में कलिंजर के मराठा घुड़सवार सेना ने पानीपत के युद्ध में अपनी हार का बदला रामपुर के नवाब के किले पर कब्जा करके चुकाया, तो जिससे यह किला हमेशा मराठों और रामपुर के नवाब के बीच में विवाद का विषय बना रहता था। सन 1794 में यशवंतराव भट्ट के नेतृत्व में कलिंजर के मराठों ने बनारस पर हमला करके नवाब हाजमीर खान को मार डाला और उस समय में चुनार का किला नवाब के अधीन काम करने वाले बारगाही और बघेलिया योद्धाओं के कब्जे में रहा करता था। जनवरी 1794 में मराठों ने चुनार किले पर पूरी घुड़सवार सेना के साथ आक्रमण कर दिया और इस किले को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद में मराठों ने 1804 में बनारस के राजा चैत सिंह को 2.5 लाख प्रतिवर्ष के चौथ के एग्रीमेंट पर सौंप दिया। और जब 1804 में दूसरे एंग्लो मराठा वार में मराठों की पराजय होती है, तो उनके हाथ से बुंदेलखंड के सभी रियासतें निकलकर कंपनी के पास चली जाती हैं। यही किले के परिसर में भी एक कुआं भी मौजूद है, जो कि काफी रहस्यमय माना जाता है, जिसका निर्माण राजा विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी के लिए करवाया था, जिसे बाद में इसको नेपाल नरेश की बेटी सोनवा नहाने के लिए इस्तेमाल करती थी। यह कुआं गंगा नदी के किनारे स्थित है, जिसकी वजह से इसमें पानी का स्तर लगातार हमेशा बना रहता है। कुएं की दीवारों पर आज भी कई तरह के आपको चिन्ह देखने को मिलते हैं, जो किसी प्राचीन लिपि के मालूम पड़ते हैं, जो कि इस कुएं को और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाते हैं। अंग्रेजों ने मुनरो के नेतृत्व में इस किले पर कई बार हमला किया,
तो उनके पहले के कुछ हमले तो विफल हो गए, लेकिन 1818 में यह किला ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया, जिसे अंग्रेजों ने कुछ वर्षों तक तो वह इस किले को शास्त्रागार के रूप में इस्तेमाल करते रहे। फिर भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने भी कुछ समय तक इस किले में बिताया था और यहीं पर उनका अपना खुद का बंगला बना हुआ है, जिसे वॉरेन हेस्टिंग के बंगले के रूप में जाना जाता है, जो पहले शेरशाह सूरी की कोट के रूप में जाना जाता था। वर्तमान में इस बंगले को सरकारी ऑफिसर्स के गेस्ट हाउस के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसी बंगले के पीछे उस जमाने का फांसी घर भी आपको दिखाई देगा। तो जिन लोगों को भी कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्यु दंड की सजा दी जाती थी, तो उनको पहले कुछ समय के लिए यहां बनी हुई काल कोठरियों में बंद करके रखा जाता था और फिर इस फांसी घर में उनको फांसी दे दी जाती थी। 1849 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब की रियासत को हड़प कर अपने अधीन कर लिया था, तो उसी दौरान उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह की पत्नी रानी जिंद कौर को चुनार के इसी किले में कैद कर लिया था। लेकिन रानी जिंद कौर इस किले से नौकरानी की वेशभूषा में बचकर निकल गई और फिर काठमांडू चली गई, जहां उनको राजनीतिक शरण मिल गई थी। 1857 की क्रांति के समय में अंग्रेज इस किले को अपने अफसरों के रहने के ठिकाने के रूप में और शास्त्रागार के रूप में इस्तेमाल में लाया करते थे। वहीं 1890 में अंग्रेजों ने अपनी सेना को यहां से हटा लिया था और उसके बाद से लेकर भारत की आज़ादी तक उन्होंने इस किले के एक भाग को प्रशासनिक कार्यालय के रूप में और दूसरे भाग को जेल की तरह इस्तेमाल किया। इसी परिसर में आपको वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में बनाई गई एक धूप घड़ी भी देखने को मिल जाएगी। तो उस समय में घड़ियां तो हुआ नहीं करती थी, तो सूर्य की रोशनी से यहां पर जो पड़ा करती थी, तो उसकी परछाई से समय का पता लगा लिया जाता था। और इसी तरह की घड़ी जयपुर के जंतर मंतर में भी आपको देखने को मिलती है। लेकिन दोनों में फर्क इतना है कि वो घड़ी जो जंतर मंतर में है वो इससे काफी ज्यादा बड़ी है। तो यह कुल मिलाकर के रही कहानी चुनारगढ़ किले की, जिसे चंद्रकांता का चुनारगढ़ भी कहा जाता है। तो आज के हमारे इस सेशन में यहीं तक हम बातचीत करेंगे। अपने अगले सेशन में हम कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण और रोचक कहानियों के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी रोचक कहानी है जिसको लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, जिसे लोगों के सामने लाना आवश्यक है, तो आप अपनी कहानी को कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम आपकी कहानी को अपने सेशन में ज़रूर शामिल करेंगे। तो अगले सेशन को देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि उसमें हम बात करेंगे चंद्रकांता के बारे में। तो आज हमने बात की चंद्रकांता के चुनारगढ़ के बारे में, अब चंद्रकांता के विजयगढ़ के बारे में, जिसमें हम चंद्रकांता की पूरी प्रेम कहानी को डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए यूपीपीएससी स्टडी IQ के साथ।